जादुई झोपड़ी। जनकपुर गांव में रमेश अपनी बीवी जानकी के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था और फल बेचकर जैसे तैसे घर चलाता था। रमेश के पास खुद का घर भी नहीं था, इसीलिए वो खुद के खेत पर ही झोपड़ी बनाकर जानकी के साथ रहा करता था। एक दिन रमेश फल बेचने जाता है, पर उसके सारे फल बारिश होने की वजह से खराब हो जाते हैं। वो मुंह लटकाकर घर पहुंचता है। उसकी बीवी जानकी उसको देखकर बोलती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज बहुत नुकसान हो गया। सारे फल बारिश की वजह से खराब हो गए। ना ही कुछ पैसे मिले ना फल। अब हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं यह सोच रही थी क्यों ना आप हमारे खेत में खुद ही खेती करना शुरू कर दें। वैसे भी बारिश में हर दूसरे दिन फल खराब होंगे और नुकसान होगा। ये तो तुम सही बोल रही हो, पर खेती के लिए सामान भी तो चाहिए और सामान के लिए पैसे, और पैसे तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी नहीं है, तो खेती के सामान के लिए कहाँ से लाऊं? एक काम करिए, हमारे गांव के ठेकेदार लाला से पैसे उधार लीजिए। जैसे ही पैसे वापस आए लौटा देना। सही है, मैं कल ही उसके घर जाऊंगा। दूसरे दिन रमेश लाला के घर पहुंच जाता है। लाला खाट पर बैठा चाय पी रहा होता है। लाला रमेश को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लाला जी, वो मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अच्छा, आओ आओ, पर एक बात याद रखना, मैं बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे उधार नहीं देता। ठीक है, पर मेरे पास खेत के अलावा कुछ नहीं है। मेरा घर भी खेत पर ही बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर पैसे वापस लौटाने में एक दिन भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा खेत अपने पास ही रख लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। लाला रमेश को भारी ब्याज पर पैसे उधार देता है। रमेश लाला से पैसे उधार लेकर खेती करना शुरू करता है, पर सारी की सारी खेती बारिश की वजह से खराब हो जाती है और वो मायूस हो जाता है। वह जानकी से कहता है, कल लाला को पैसे वापस करने हैं। अगर पैसे वापस नहीं दिए तो वो हमारा खेत और घर दोनों छीन लेगा। हम उससे कुछ समय मांग लेंगे। नहीं, वो नहीं देगा। वो किसी का रुपया नहीं छोड़ता। दूसरे दिन लाला सुबह सुबह ही रमेश के घर पहुंचता है और घर के बाहर से चिल्लाकर बोलता है, कहाँ हो रमेश? पैसे लेने के समय दौड़े दौड़े आए थे, अब देने के समय गायब। रमेश लाला के हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। लाला रमेश को धक्का देकर बोलता है, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। निकल जाओ मेरे घर से। अब से ये घर और खेत दोनों मेरा है, समझे? लाला रमेश और जानकी को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। रमेश और जानकी भूखे प्यासे एक रोटी और कुछ लकड़ियां हाथ में लिए चल देते हैं, पर कोई भी उन लकड़ियों को नहीं खरीदता। शाम हो जाती है और वो रात में रुकने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। जानकी रास्ते में बोलती है, सुनिए जी, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी भूख तो बहुत लगी है, पर क्या करे? मेरे पास एक रोटी है, आप खा लीजिए। मैं अकेला क्या, तुम भी तो भूखे हो। दोनों आधा आधा खा लेंगे। जानकी झोली में से रोटी निकालने ही वाली थी कि सामने से एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और कहता है, बेटा, मैं सुबह से भूखा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अभी सफर भी बहुत बचा है। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। बूढ़े आदमी की हालत देखकर रमेश और जानकी को उस पर दया आती है। वो अपनी खाने की रोटी उसे दे देते हैं। रोटी खाकर बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और बोलता है, धन्यवाद बेटा, पर तुम लोग जंगल के रास्ते में किधर जा रहे हो? रमेश और जानकी जो भी लाला ने उनके साथ किया बूढ़े आदमी को बताते हैं। बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुनकर बोलता है, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ, तुम चाहो तो जंगल में मेरी एक झोपड़ी है, तुम लोग वहाँ रहने जा सकते हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर रमेश और जानकी दोनों झोपड़ी की ओर चल देते हैं। रमेश और जानकी जैसे ही झोपड़ी के पास पहुँचते हैं तो झोपड़ी बाहर से बहुत टूटी फूटी होती है। झोपड़ी देखकर जानकी रमेश से कहती है, यह झोपड़ी कितनी टूटी फूटी है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे अभी एक रात तो निकले, कल की कल देखेंगे। रमेश और जानकी जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर से झोपड़ी बहुत सुंदर है। जानकी झोपड़ी देखकर कहती है, यह झोपड़ी अंदर से बहुत सुंदर है। हाँ, सही है। अब रहने का इंतजाम तो हो गया, पर खाने का क्या करें? हाँ, वो तो है, हमारे पास कुछ है भी नहीं। आज पानी पीकर ही सो जाते हैं। हाँ, ठीक है। जानकी जैसे ही बाहर से पानी भरकर लाती है
तो सामने खाने की 2 थालियां लगी होती हैं। जानकी को लगता है खाना रमेश लाया होगा। रमेश और जानकी दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग सोने जा ही रहे होते हैं, वैसे ही बहुत तेज बादल गरजकर बारिश होने लगती है। बारिश देखकर जानकी रमेश से कहती है, देखिए ना कितनी तेज बारिश हो रही है, अब तो हम पक्का बह ही जाएंगे, ये झोपड़ी भी टूट जाएगी। सही बोल रही हो तुम, थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, अगर बारिश रुक जाए तो। पर थोड़ी ही देर में बारिश लगातार हो रही होती है तो जानकी रमेश से कहती है, देखिए बारिश तो अभी भी बहुत तेज हो रही है। अरे पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी तेज बारिश के बाद भी झोपड़ी में पानी की एक बूंद भी नहीं आई। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है यह झोपड़ी जादुई है। जादुई वादुई कुछ नहीं होता। अरे आप मेरी बात तो मानिए। अच्छा ठीक है, अगर ये झोपड़ी जादुई है तो हवा में उड़ने लगेगी। रमेश के बोलते ही जादुई झोपड़ी हवा में उड़ने लगती है। अब रमेश को विश्वास हो जाता है कि झोपड़ी जादुई है। रमेश जादुई झोपड़ी से कहता है, जादुई झोपड़ी, इस झोपड़ी के आसपास बहुत सी जमीन खेती करने लायक और उपजाऊ हो जाए। रमेश के बोलते ही जादुई झोपड़ी के जादू से झोपड़ी के आसपास की सारी जमीन उपजाऊ हो जाती है। अब रमेश खेती करना शुरू करता है और जादुई झोपड़ी की मदद से सबकी मदद करना शुरू करता है। एक दिन गांव का एक आदमी रमेश के पास आता है और कहता है, मेरे खेत में आग लग गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। रमेश जादुई झोपड़ी से कहता है, उड़कर उस आदमी के खेत के पास चलो। जादुई झोपड़ी अपने जादू से उस आदमी के खेत के पास पहुंच जाती है। अब रमेश जादुई झोपड़ी से कहता है, जादुई झोपड़ी, अब तुम पानी से उस आदमी के खेत की आग बुझा दो। जादुई झोपड़ी अपने जादू से पानी की बौछार करती है और खेत की सारी आग बुझा देती है। अब थोड़े ही दिनों के बाद रमेश खेती करके पैसे इकट्ठे कर लाला के घर जाता है और उससे अपना खेत और अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। लाला जी, ये लीजिए आपके पैसे और अब मेरा खेत मुझे वापस दीजिए। मैं तुम्हें तुम्हारा घर दे दूंगा, पर मुझे ये पैसे नहीं, तुम्हारी जादुई झोपड़ी चाहिए। नहीं लाला जी, हमारी बात पैसे की हुई थी, जो कि मैं आपको सूद समेत लौटा रहा हूँ। जादुई झोपड़ी में आपको नहीं दे सकता। रमेश की बातें सुनकर लाला को बहुत बुरा लगता है और वो जादुई झोपड़ी को जलाने के लिए अपने साथ 2-4 लोग लेकर जादुई झोपड़ी जलाने के लिए चला जाता है। पर लाला जैसे ही जादुई झोपड़ी को जलाने के लिए माचिस फेंकता है तो जादुई झोपड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही लाला वहाँ जाता है, जादुई झोपड़ी गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जादुई झोपड़ी एक विशाल आदमी का रूप ले लेती है और लाला और उसके आदमियों को मारना शुरू करती है। लाला खुद को बचाने के लिए रमेश को बुलाता है। रमेश, मुझे इस खलनायक झोपड़ी से बचाओ। लाला की आवाज सुनकर रमेश बाहर आता है और जादुई झोपड़ी से कहता है, जादुई झोपड़ी रुक जाओ और लाला को छोड़ दो। रमेश की बात सुनकर जादुई झोपड़ी शांत हो जाती है और लाला को छोड़ देती है। लाला रमेश से माफी मांगकर वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है।